पाकिस्तान की संघीय सरकार ने 27वें संविधान संशोधन से जुड़ा मसौदा यानी कि ड्राफ्ट तैयार किया है। इसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी कि पीपीपी को भेजा गया है। इस संशोधन में ऐसे कई बदलाव प्रस्तावित हैं जिनसे केंद्र सरकार की ताकत बढ़ेगी और प्रांतों और न्यायपालिकों के अधिकार कम हो सकते हैं। पाकिस्तान में फिलहाल राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, सीमा प्रमुख का पद कार्यकारी है और प्रशासनिक है। शहबाज सरकार ने सीमा प्रमुख और फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है। इसके मुताबिक प्रस्ताव के पास होते ही मुनीर का पद संवैधानिक हो जाएगा। उन्हें संविधान से जुड़े अधिकार मिलेंगे। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने यह नहीं बताया कि यह पद राष्ट्रपति के समकक्ष होगा या नहीं। दरअसल पाकिस्तान सरकार चाहती है कि संविधान, न्यायपालिका और प्रांतों की शक्तियां केंद्र के अधीन रहें। साथ ही नया संवैधानिक न्यायालय बनाकर न्यायिक ढांचे को फिर से व्यवस्थित किया जाए। पीपीपी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इस प्रस्ताव पर 6 नवंबर को फैसला लेने वाली है। जानकारों का कहना है कि यह कदम शक्तियों को केंद्र में निहित करने की दिशा में है, बिल्कुल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मॉडल जैसा। अगर ये संशोधन पास हो जाता है तो पाकिस्तान में केंद्र की पकड़ और मजबूत हो जाएगी, जबकि प्रांतों न्यायपालिका की स्वतंत्रता घटेगी। इससे पाकिस्तान का लोकतंत्र कमजोर हो सकता है और देश एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की ओर बढ़ सकता है, जैसे कि चीन में है। ऐसे में ये नया फैसला 6 नवंबर को आने वाला है। पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म होगा। शहबाज सरकार 27वां संविधान संशोधन पेश करने की तैयारी में। आसिफ मुनीर की शक्ति बढ़ाने का मकसद साफ नजर आ रहा है। पाक संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव की तैयारी है। सेना की कमान और नियुक्ति से जुड़ा है अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर सेना प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। प्रस्ताव फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। फील्ड मार्शल पद का पाकिस्तान के संविधान में अभी फिलहाल जिक्र नहीं है, लेकिन इसी का जिक्र यहां पर लगातार लाने की कोशिश में है, संवैधानिक करने की कोशिश। मुनीर आधिकारिक रूप से 28 नवंबर 2025 को रिटायर होने वाले हैं। शहबाज सरकार मुनीर को संवैधानिक कवच देना चाहती है, ये मकसद साफ नजर आ रहा है। हालांकि 6 नवंबर को इसको लेकर अब बातचीत होगी, इसको लेकर मंथन किया जाएगा। क्या ये फैसला वाकई एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इससे अब जो न्यायपालिका है उनको खासा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। 27वां संविधान संशोधन पेश करने की तैयारी में शहबाज सरकार आसिफ मुनीर की शक्ति बढ़ाने का यहाँ पर पूरी तरीके से मकसद, क्योंकि अभी जल्द ही उनको एक कवच प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अनुच्छेद 243 में बदलाव की पूरी तैयारी है, लेकिन क्या इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ये देखने वाली बात। आइए इसको लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी, भू राजनीतिक और रक्षा विशेषज्ञ हैं, और वहीं अरविंद सिंह तेजाबा जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरविंद जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। संविधान में बदलाव की तैयारी है और मुनीर की ताकतें बढ़ाने की पूरी कोशिश है, यानी कि अभी जिस पदभार पे वो हैं वो संवैधानिक नहीं है। उसको संवैधानिक करने के लिए देखिए, कवच प्रोवाइड करने के लिए किस तरीके से बदलाव की भी पूरी तैयारी कर ली है। वर्षा जी, पाकिस्तान के संविधान के लिए कहा जाता है कि वह मौसम के साथ कभी भी बदल सकता है, या कि वहां के जो हुक्मरान हैं उनकी मर्जी के हिसाब से पाकिस्तान में संविधान बदलते रहे हैं। वो जो मुझे लगता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। भारत में केंद्र और राज्य की शक्तियां डिफाइन है और संविधान संशोधन करने का एक तरीका सुझाया गया है। वहां पे कभी भी मार्शल लॉ लागू हो जाता है और उसके बाद में वह मार्शल अपने हिसाब से वह संविधान में परिवर्तन कर अपनी सुविधा के हिसाब से संविधान बनाता है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। दूसरी बात यह है कि हमने तमाम जो हमारे इंडियन टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स है वहां पे इस बात का जिक्र हुआ है कि बिना किसी मकसद के आसिफ मुनीर साहब ने फील्ड मार्शल का पद नहीं लिया है। इसके पीछे मकसद यही था, सत्ता में लंबे समय तक बने रहना, और इस मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों को, अपने जो भाड़े के जो आतंकवादी थे उनको यहाँ पर भेजा और उन्होंने पुलवामा करवाया, भारत सरकार को परेशान किया, भारत और पाकिस्तान के संबंध उससे डिस्टर्ब हुए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो इस पूरी साजिश के बाद में आप देखेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले और जबकि वहां पुलवामा हुआ था उससे पहले जो आसिफ मुनीर साहब के बहुत ही जहरीले बयान आए थे, और उसके बाद में ये पूरी घटना हुई, और ये घटना के बाद में पूरे है। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है, और ये केवल और केवल षड्यंत्र जो है वह सत्ता में बने रहने का है। पाकिस्तान की आवाम को इससे सचेत रहना चाहिए। वर्षा जी,
बिल्कुल, वाकई आवाम को सचेत तो रहना चाहिए, लेकिन आवाम के पास कोई चारा भी तो नहीं रह जाता ना। मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से पूरे बदलाव की तैयारी है, इसी बीच न्यायपालिका की जो ताकत है वो और हटती हुई नजर आएगी। क्या कुछ इम्पैक्ट आपको लगता है यहाँ पर लोगों को पड़ता हुआ नजर आएगा? आशा, नमस्कार। तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया। और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं। देखिए, हमारे दर्शकों को यह समझना निहायत ही ज़रूरी है 4 बार पाकिस्तान का मिलिट्री कू हो चुका है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल कू 53-54 को हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब का है? कॉन्स्टिट्यूशन 1971 लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश होने के बाद 1973 को बना था। तो क्या है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, किस दायरे में बना हुआ है? ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये है इस्लामिक रिपब्लिक, यानी कि उनका जो मेन केंद्र बिंदु है। जैसे हमारा आर्टिकल सबसे प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसी तरह उनका भी है। तो वो कहता है कि आर्टिकल 2, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, कि अल्लाह का जो रिट है पूरा विश्व में, उसको फैलाव करने में उनका अहम और सेंट्रल मुद्दा होगा, या वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। एक कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कहना चाहिए ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल कहीं जिक्र नहीं है। अगर है तो मैं अपने आप को संशोधन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा एक कमी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी आ जाइए, आप कहते हैं कि ये जो फील्ड मार्शल का, बिल्कुल, ये फील्ड मार्शल साहब जब बने थे तब से मैं भी कहता आ रहा हूँ बहुत सारे चैनल में, ये धीरे धीरे उसको एसिमुलेट करेंगे, इंटरनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब अभी होने जा रहा है, 27th अमेंडमेंट, वो हो जाएगा, इसमें एक्सेप्टिव हो जाएगा। क्योंकि फील्ड मार्शल रैंक जो है एक फौजी हायरार्की में एक, ये इसको ऑनरी रैंक बोलते हैं। इस रैंक से कोई आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पे कॉलोनियल कंट्री जितने भी हैं, एक्स कॉलोनी जहाँ पे हैं, वहाँ पे फील्ड मार्शल को कमांड करते हुए वो रिटायरमेंट के बाद रिटायर हो जाता है। लेकिन ये जो रैंक है कभी रिटायर नहीं होता है, वो रहेगा हर हालत में, और देश की सुरक्षा और उसकी प्रोग्रेस के लिए वो कंट्रीब्यूट करते रहेंगे, और उनको तनख्वाह भी मिलते रहेगा, पेंशन भी मिलते रहेगा, मेरे समझ के मुताबिक। लेकिन इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ला रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का, अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ये जब शुरू हुआ 1947-48 से, तब से ये बहुत चर्चा हुई थी। और डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी का फ़ायदा उठाते हुए 1953-54 से लेके अभी तक चल ही रहा है ये। इसका मीनिंग ये है कि जब मर्जी तब फौज को वो अंदर ला सकते हैं। लेकिन 2011-12 एग्जैक्ट डेट मेरे को पता नहीं है, एक अमेंडमेंट हुई है इनका कॉन्स्टिट्यूशन में कि फौज जो है पूरा अंधाधुंध जब भी मर्जी तब बुलाते थे। अमेरिका ने इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन डाला था कि जब तक आप ये अमेंडमेंट नहीं करोगे, जब तक आपका मिलिट्री कू से दूर नहीं रहोगे, तब तक आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह लोन नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कुछ एक अमेंडमेंट किया है जिसके वजह से ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को अमेंडमेंट किया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी अमेंडमेंट ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, ये अब दूसरा एक रूप रंग लेंगे, लेकिन मिलिट्री कू जिस तरह होता है, पूरा सिविल गवर्नमेंट को सुपरसीड करके एक मिलिट्री अथॉरिटी कमांड नहीं करेगा। ये एक हो रखा है बदलाव। और लास्ट पॉइंट यहीं पे कहना चाहता हूँ, प्रभाव ये होगा कि ये पाकिस्तान माहिर है डबल गेम के लिए। हम चाइना का नाम जरूर ले रहे हैं, चाइना ने पैसा बहुत खर्चा कर रखा है, पूरा पाकिस्तान के अंदर उसका सैटेलाइट कम्युनिकेशन टावर बाइडू जो है फैला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसका हाथ हथियार की ट्रायल किए गए हैं। अभी आने वाले समय में चाइना का और भी आने वाले हैं, लेकिन अभी स्थगित किया गया है क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के गोद में जाके बैठ गए हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप के गोद में बैठ जाते हैं, मिनरल डील करते हैं, क्रिप्टो करेंसी करते रहते हैं, और टाइम टू टाइम अभी न्यूक्लियर बम का जो बम शेल गिराया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो हिल गए हैं पाकिस्तान के अंदर। ये क्या बोल दिया उन्होंने? सो ये जो चक्कर है, इससे मेरे विचार के मुताबिक ये डबल गेम, ट्रिपल गेम वो खेलते रहेंगे, लेकिन किसी में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक दिखावा है, और इसका कोई अच्छा असर नहीं होने वाला है, ना पाकिस्तान के लिए, ना विश्व के लिए रूल्स बेस्ड।
और उसका बुरा असर ही बढ़ते जाएगा। बुरा असर क्या है कि पाकिस्तान के आर्मी, ये मेरा असेसमेंट है, मैं गलत कह सकता, पाकिस्तान का आर्मी को उनके जो सिटीजन्स है एक डेमी गॉड की तरह समझते हैं। ये डीप स्टेट का सबसे एक मुकुट नहीं है, ये असली हकीकत है। और ये डीप स्टेट का प्रभाव बढ़ती जाएगी इंडिया के खिलाफ सिक्योरिटी चाइना का मदद लेते हुए। जैसे मैं डेविल ट्रायंगल बोला था 19 जून को 2025 को कुनमिंग में एक मीटिंग के दौरान इनके जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं, फॉरेन सर्विसेज के, इनको लेके इकोनॉमिक कोलैबोरेशन के कैमोफ्लेज लेके उन्होंने ये बताया था कि हम अपना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें। असलियत में वो प्लान कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 था, उसके बाद 9 अगस्त 2019 को कुरैशी साहब, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये एयर डैश किए थे चाइना में और 2 दिन ठहरे थे, 10 और 11 तारीख। और 2 दिन के अंदर खूब सारे अहम मुखिया लोगों से मिला था उन्होंने और एक काउंटर स्ट्रेटेजी बनाए थे इंडिया के खिलाफ। वो काउंटर स्ट्रेटेजी शुरुआत है गलवान इंसिडेंट 2020 को हुआ, एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ हुआ, उसका बॉर्डर विलेजेस 628 जो उसमें भर दिया है चाइनीज को लाके, ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिए हैं, तो नॉर्दर्न बॉर्डर जो काफ़ी टाइट होते जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके दौरान चाइना ने अपना सैटेलाइट के जरिए से जो ऑप्टिकल फाइबर उन्होंने बिछा रखा है 2021 दिसंबर तक कंप्लीट हुआ है। चेंगडू है उनका वेस्टर्न कमांड थिएटर हेडक्वार्टर्स, वहाँ से लेके कुंजराव पास होके वो जाता है रावलपिंडी की तरह, ऑप्टिकल फाइबर बिछा हुआ है। इसका मतलब लड़ाई जो है मुंह होगा, मुकुट होगा पाकिस्तान का, असली लड़ाई खेला जा रहा है चाइना की तरफ से। बिल्कुल, और उसी का एग्जाम्पल लेते हुए उसी की राह पर चलता हुआ एक बार फिर से अब पाकिस्तान नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब ये संशोधन की तैयारी है, अरविंद जी मैं आपके पास आऊंगी, भारत को कितना कंसर्न रहना चाहिए संशोधन को देखते हुए? भारत को तो बिल्कुल कंसर्न रहना चाहिए, पर भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, नजर तो रखनी ही होगी। कारण ये कि अनस्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसी हालत में वहां के आतंकी है, अगर वह सरकार के कंट्रोल से छूट जाएंगे तो वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो भारत को तो कंसर्न रहना ही होगा। दूसरी बात यह है कि अगर वहां एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो भारत को अपने बहुत सारे जो आगे की जो योजनाएं हैं उसमें पाकिस्तान से कम्युनिकेशन की जरूरत रहेगी, जो हमारी सरकार सोच भी रही होगी। खासकर हम अफगानिस्तान के जरिए अगर हम सेंट्रल एशिया में जाना चाहते हैं तो हमें हमारा ही जो एक इलाका जो पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, कश्मीर वाला, तो वहां से हमें एक रोड के लिए बातचीत करनी होगी। और हमें ये देखना होगा कि क्या लॉन्ग टर्म में भले पॉसिबल ना हो, 1 डिकेड तक पॉसिबल ना हो, 2 डिकेड तक पॉसिबल ना हो, पर कहीं ना कहीं ये एक ऐसा जो काम कर सके जिसको हम मिनिमम जो समझदारी है उसके साथ तो हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो भारत को तो बहुत तमाम परेशानियां, अगर वहां स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होगी, अगर किससे बात करनी है दोनों देशों के संबंधों को लेकर वह भी कंफ्यूजन बना रहेगा, अगर वहां आंतरिक हालत खराब होंगे तो उसका असर भारत पे आएगा, क्योंकि उनके पास एक आसान सा तरीका है कि वो अगर आंतरिक मामले उनके नहीं सुलझते हैं तो भारत से एक फालतू का एक और मोर्चा खोल लेते हैं। अब क्योंकि भारत का डिटरेंस पावर थोड़ा सा बढ़ गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, तो अब वही वह अफगानिस्तान के साथ कर रहा है। तो भारत का तो बहुत ही सजग तो रहना ही पड़ेगा, पर हाँ, भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। हाँ, यहाँ के जो लोग हैं वो ये सुझाव दे सकते हैं कि देखिए भारत से आप सीखिए, हमारे यहाँ पर केंद्र और राज्य के संबंधों को ठीक से डिफाइन किया गया है, वहां तो अभी फील्ड मार्शल होता क्या है, उसके रूल्स और रेगुलेशन से लेकर कैसे कैसे है, कुछ भी वहां पाकिस्तान में एकदम डिफाइन नहीं है। भारत में तो फील्ड मार्शल को लेकर ये सारी चीजें डिफाइन है। हर्षा जी। बिल्कुल, इसी बीच सुधाकर जी मैं आपके पास आऊंगी, जिस तरीके से ये पूरे संशोधन की तैयारी है